हेलो दोस्तों, एपिक वाणी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। गेम खेलना आखिर किसे पसंद नहीं है। अगर इन्हीं गेम्स की वजह से आपकी जान पर बना है तो भी क्या आप वह गेम खेलेंगे। 18वीं सेंचुरी में एक ऐसा ही गेम इन्वेंट किया जाता है जो मजाक मस्ती में स्पिरिचुअल दुनिया का सबसे बड़ा खेल बन जाता है। खेल ऐसा था कि कोई भी कभी भी इस गेम के जरिए अपने मरे हुए रिलेटिव से मिल सकता था, लेकिन बात तब बिगड़ने लग गई जब लोग इस गेम की वजह से मरने लग गए और अंत में इस गेम को बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक की भी एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। आज हम बात करते हैं सदी की सबसे ज्यादा बिकने वाली एक हॉन्टेड गेम के बारे में। यह मिस्ट्री है ओइजा बोर्ड के बारे में। सोलहवीं सेंचुरी में प्योर क्रिश्चियनिटी का एक ऐसा फेज था जहां क्रिश्चियन के रूल बुक में लिखे गए नियमों के अलावा और किसी भी चीज को नहीं मानी जाती थी, और जो इन नियमों को तोड़कर काम करता था तो उनकी बस एक ही सजा होती थी और वह थी मौत। इस दौर में विचक्राफ्ट और ब्लैक मैजिक भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लोग नौकरी और घरों की तलाश में अमेरिका की तरफ माइग्रेट भी होते जा रहे थे। तभी एक खबर चारों तरफ फैलने लग जाती है कि देश में फॉक्स सिस्टर नाम की 3 बहनें हैं जो लोगों को अपने मरे हुए रिलेटिव से मिलवाती हैं, और वह यह काम एक अजीब से वुड के यूज करके करती हैं। एक चौकोर लकड़ी का बोर्ड जिस पर बहुत सारे अल्फाबेट्स 0 से लेकर 9 तक के नंबर और यस और नो वर्ड भी लिखा होता है। एक लकड़ी का टुकड़ा जिसे प्लेन शीट कहा जाता है, उस पर जिन लोगों को जवाब जानना है वह अपना हाथ उस पर रखते हैं और बोर्ड उनको उनके सवालों का जवाब देता है। इस बोर्ड को लोग स्टॉकिंग बोर्ड के नाम से भी जानने लग जाते हैं। जैसे ही बोर्ड के बारे में इतनी जानकारी मार्केट में आई तो गली गली में ऐसे लोग भी बढ़ने लग गए जो वुड के जरिए आपको मरे हुए रिलेटिव से मिलाने का दावा करने लग जाते हैं। लेकिन असली विश्वास सभी का तो फॉक्स सिस्टर पर ही था। 1886 तक यह स्पिरिचुअल दुनिया का सबसे बड़ा साधक बन चुका था। लोग सिविल वार में अपने मरे हुए लोगों से कांटेक्ट करने की चाहत में इस स्टॉकिंग बोर्ड को यूज करने लग जाते हैं। तभी एक बिजनेसमैन चार्ल्स कार्नाड को ऐसा लगा कि इस बोर्ड की बहुत डिमांड है और उन्हें यह बोर्ड बेचना चाहिए। जब वह अपने सारे इन्वेस्टर और फैमिली मेंबर के साथ बैठे थे तो इस बोर्ड का नाम डिसाइड करना था, तो सभी ने यह सवाल बोर्ड से ही किया और बोर्ड के बताने के हिसाब से सभी ने इस गेम का नाम ओइजा बोर्ड रखा, जिसका मतलब था गुड लक बोर्ड। 1890 में एलिजा बॉन्ड इस गेम का पेटेंट मांगते हैं क्योंकि उनका कहना था कि यह गेम उन्हीं ने बनाया है। यह गेम पेटेंट ऑफिसर के सामने टेस्ट भी होता है और अंत में एलिसा बॉन्ड को इस गेम का पेटेंट दे दिया जाता है। आत्माओं को बुलाने के यह खेल थम ही नहीं रहा था। लोग इस गेम में पागल होते जा रहे थे और साल 1920 में यूएस में 30 लाख से भी ज्यादा बोर्ड बेचे जा चुके थे। लेकिन धीरे धीरे इस गेम की वजह से लोगों की मरने की खबरें आने लग जाती है। गेम खेलने के बाद कोई सुसाइड कर रहा था तो कोई किसी को मार रहा था। 1933 में 15 साल की एक लड़की अपने पिता का ही खून कर देती है। इंटरोगेशन में माँ बताती है कि यह लड़की एक रात पहले ओइजा बोर्ड से बात कर रही थी। इसके बाद से तो थ्योरी आने लग जाती है कि यह बोर्ड इंसान और आत्माओं की दुनिया का गेटवे है, जिससे अब आत्माएं इंसानों की दुनिया में आने लग गई हैं। कई लोग आत्माओं से पोजेस होने लग गए थे। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि इस गेम को बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक विलियम फर्ड ओइजा बोर्ड के कहने पर एक इमारत बनवाते हैं और उसी इमारत की 3री मंजिल से कूदकर जान दे देते हैं। लेकिन जाने से पहले वह अपने बच्चों से यह कहते हैं कि इस गेम को अब कभी भी किसी को मत बेचना। इतना ही नहीं, एक महिला का नाम एलिना ग्रांट था। वह एक नॉवल लिखती थी और वह उसमें कहती हैं कि वह पूरी नॉवेल वह ओइजा बोर्ड के कहने पर ही लिखी है। एल्कोहलिक एनोनिमस एक रिहैब सेंटर था जिसे बिल विंसन चलाते थे। उन्होंने 12 स्टेज रिकवरी प्लान बनाया था, जिसके बारे में वह कहते हैं कि ओइजा बोर्ड पर वह एक मॉन्क की आत्मा से मिले थे और वहां से उन्हें इस रिकवरी प्लान के बारे में पता चला था। एट लास्ट 1973 में द एक्सोर्सिस्ट नाम की एक फिल्म आती है जो बहुत ही सक्सेस पाती है। लेकिन पता नहीं लोगों ने इस फिल्म में ऐसा क्या देखा कि फिल्म देखने के बाद वो ओइजा बोर्ड को तोड़ने लग जाते हैं। कुछ सालों बाद इस बोर्ड पर एक एक्सपेरिमेंट होता है
तो उसमें पता चलता है कि बोर्ड पर हाथ रखे बगैर कोई बोर्ड के सवालों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि प्लेन सेट नाम के उस लकड़ी के टुकड़े को हिलाए बगैर बोर्ड किसी लेटर या नंबर की तरफ इंडिकेट कर ही नहीं सकता। एक बायोलॉजिकल फिनोमिना की वजह से कभी कभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ बताए बगैर हमारी बॉडी मूवमेंट करवा सकता है। तो क्या इस गेम में सवालों के जवाब कोई स्पिरिट नहीं बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बताता है? 2012 में आई इस गेम की रिसर्च रिपोर्ट तो यही कहती है कि हमारा जवाब सबकॉन्शियस माइंड पर जाता है। लेकिन 2014 में ओइजा नाम की एक मूवी आती है। इसके बाद ओइजा बोर्ड की डिमांड 300% से भी बढ़ जाती है। अब इसे क्या कहा जाए? क्या यह फिल्म गेम से पैसे कमाने का कोई मार्केटिंग स्टंट हो सकता है? लेकिन अगर ऐसा है तो इतने सारे केसेस और इस गेम की वजह से मरे इतने सारे लोग और उनके मौत के पीछे का कारण को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो दोस्तों, आपको इस गेम के बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस गेम के दावों में कितनी सच्चाई है? आप कमेंट के माध्यम से हमारे साथ अपना व्यू साझा कर सकते हैं और हम आपसे जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।